नमस्कार दोस्तों, पीएन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्लड यानी रक्त। और इसके अंदर मैं बताऊंगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और सीरम के बारे में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है उसे सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहा जाता है। और यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब हुआ कि ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसे कपड़ा या किसी चीज से अगर छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं गिरेगा, कुछ हिस्सा जो है कपड़ा में फंस जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाय को हम जब छानते हैं तो कुछ हिस्सा ऊपर में फंस जाता है और नीचे पूरा हिस्सा नहीं गिर पाता, यानी 100% नीचे नहीं गिरता है, कुछ ना कुछ हिस्सा छन जाता है। तो उसी को कोलाइड कहा जाता है। साधारण भाषा में मैंने समझाया और विस्तृत रूप से मैं अगले वीडियो में कोलाइड के बारे में बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कोलाइड के बारे में। और देखिए, ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है ब्लड जो है पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो वही पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखने को संयोजी ऊतक कहा जाता है। यानी ब्लड जो है वो कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, यानी कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। और ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। यानी यह कैसा होता है प्रकृति में? तो क्षारीय होता है। ब्लड प्रकृति में कैसा होगा? तो क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। और मेल में यह जो है 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होता है। आधा लीटर, लगभग आधा लीटर फीमेल में कम होता है। और मैंने क्या बताया कि सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी जो है वो ब्लड का अध्ययन कहलाता है। और ब्लड जो है यह प्राकृतिक कोलाइड है और यह एक संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय होता है। और मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर लगभग होता है। अब देखिए, ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ कहाँ होता है? तो भ्रूण मतलब हुआ कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में है, चाहे वह 1 महीने का हो या 9 महीने का हो, तो उसे भ्रूण कहा जाता है। और भ्रूण में जो है ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। लेकिन वयस्क में, एडल्ट में जो है वो कहाँ बनेगा? तो एडल्ट में अस्थि मज्जा में बनता है, यानी कि बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनता है। एडल्ट में जो है वो बोन मैरो में बनता है, जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। देखिए, रक्त का जो स्टोर होता है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। तो रक्त का स्टोर जो है स्प्लीन में होता है। और आरबीसी की जब मृत्यु होती है तब वह प्लीहा में ही जाकर इकट्ठा हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है? तो रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। स्प्लीन को जो है रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। और देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका लेवल शरीर में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर यह लेवल अगर कम गया या बढ़ गया तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर 200 से बढ़ गया यह लेवल कोलेस्ट्रॉल का तो हार्ट अटैक का कारण बनता है। और देखिए, हीमोग्लोबिन जो है, इसे एचबी भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को एचबी से सूचित किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण जो है रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग कैसा हो जाएगा? लाल होता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और यह मेल में जो है वह हीमोग्लोबिन की मात्रा जो मेल में है वह 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो यह लगभग 1 डेसीलीटर कम होता है इसमें, यानी कि 1 ग्राम प्रति डेसीलीटर कम होता है महिला में। यानी कि मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है फीमेल की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसके कारण मेल का शरीर जो है फीमेल की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होता है। यही हीमोग्लोबिन फीमेल में कम होने के कारण फीमेल का जो बॉडी होता है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और पूरे शरीर में देखिए रक्त का प्रवाह होते रहता है, इसलिए से क्या कहा जाता है? तो रक्त परिसंचरण
कहा जाता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होते रहता है, इसलिए इसे रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि रक्त का जो स्टोर होता है वो स्प्लीन में होता है, और रक्त की जब मृत्यु हो जाती है तो वह स्प्लीन में ही चला जाता है, इसलिए इसे रक्त का कब्रगाह कहा गया है। और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। अब देखते हैं ब्लड के कार्य। ब्लड का क्या क्या कार्य है? तो ब्लड जो है वो ताप का, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है ब्लड। यानी ब्लड के परिसंचरण के कारण ही हमारे शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। और इसका दूसरा काम क्या है कि पोषक पदार्थ का परिवहन करेगा, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, और गैसों का परिवहन भी करता है। गैस में जैसे ऑक्सीजन को मैंने बताया था, श्वसन चैप्टर में मैंने बताया कि कैसे परिवहन होता है ऑक्सीजन का, और CO2 का आदान प्रदान होता है ये ब्लड के कारण। तो इसका क्या कार्य है? तो ताप का नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, और गैसों का परिवहन करना, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन ये ब्लड नहीं करता है, लेकिन जो है ब्लड जो है वो किडनी को ले जाकर दे देता है, और किडनी जो है उसका उत्सर्जन करता है। तो इसमें मैंने क्या देखा कि ब्लड का कार्य क्या क्या है? तो हमारे शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण करता है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है, और पोषक पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। आइए अब देखते हैं कि ब्लड किन किन चीजों से बना होता है। तो इसका एक पार्ट जो होता है वो लिक्विड का, और दूसरा पार्ट जो होता है वो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है। तो लिक्विड पार्ट को जो है प्लाज्मा कहा जाता है। लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा कहा जाता है। और यह 60% होता है। ब्लड में जो है प्लाज्मा वो 60% होता है, और हार्ड पार्ट को जो है वो रुधिराणु कहा जाता है, जो कि 40% होता है। यह कार्पसल्स होता है रुधिराणु, जो कि 40% होता है। अब प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का जो है कितना परसेंट होगा? तो 60% होता है। और प्लाज्मा में जो है वो 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ब्लड में से फाइब्रिनोजिन अगर प्रोटीन निकाल दिया जाए तो इसका जो रंग होगा वो हल्का पीला हो जाएगा और पतला हो जाएगा। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, हालांकि यह प्लाज्मा का रंग भी हल्का पीला होता है, लेकिन अगर फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो थोड़ा सा और पीला और पतला दिखता है। इस पतले वाले ब्लड को सीरम कहा जाता है। जब इसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो वह ब्लड पतला हो जाता है, और उसे क्या कहा जाएगा? सीरम कहा जाएगा। और बीमारियों की जांच जो है इसी सीरम से किया जाता है, ना कि ब्लड से किया जाता है, यही सीरम से किया जाता है। अब देखते हैं रुधिराणु। रुधिराणु जो है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है RBC, एक WBC, और एक प्लेटलेट्स होता है। RBC को कहते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल और व्हाइट ब्लड। WBC को व्हाइट ब्लड कार्पस्कल कहते हैं। और प्लेटलेट जो होता है, देखिए अब इसका जो है क्या बॉटनिकल या टेक्निकल नाम या बायोलॉजिकल नाम जो है RBC का वो होता है एरिथ्रोसाइट। इसका क्या होगा नाम? एरिथ्रोसाइट। इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है RBC का वो एरिथ्रोसाइट होता है। और WBC का जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का जो होता है बायोलॉजिकल नाम वो थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो रुधिराणु जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स।
आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। और इसकी जो संख्या होती है, संख्या की बात करें तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख लगभग कितना होता है, तो 50 लाख प्रति मिलियन होता है। यानी कि इसकी संख्या जो है 50 लाख होती है। और ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का जो संख्या होता है वो 10,000 होता है, 10,000 इसे के से लिख देते हैं। और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो लगभग 2 लाख होती है। कितनी होती है, 2 लाख। और इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल की बात करें, जीवन काल इसका जो होता है आरबीसी का वो 120 दिन का होगा, 120 दिन का होता है जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। कितने दिन का होगा, 4 दिन का होगा। और ये जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल 7 दिन का होता है। तो मैंने क्या बताया इसमें कि रुधिराणु जो है 40%, ब्लड में जो रुधिराणु 40% है उसमें 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी जिसका बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट है और उसकी संख्या 50 लाख होता है। और इसका जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसका बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नेम होता है ल्यूकोसाइट और इसकी संख्या जो होती है वो 10,000 होती है और इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। और तीसरा जो है प्लेटलेट्स, उसका बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट है और इसकी संख्या 2 लाख होती है और इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि रक्त में देखिए, रक्त में जो है सबसे अधिक मात्रा किसकी हुई, तो अगर पूछे कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है तो हम लोग कहेंगे प्लाज्मा की। रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो प्लाज्मा की। और अगर पूछ दे कि रक्त के रुधिराणु में, यानी इसमें रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा आरबीसी की होती है जो कि 50 लाख होती है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकता है जिसमें हमेशा फंस जाते हैं स्टूडेंट। अगर पूछ दे कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है तो प्लाज्मा की। अगर पूछे रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है तो वो होती है आरबीसी में। ये देखिए, ये आरबीसी का फिगर है, रेड ब्लड का आरबीसी का फिगर है ये। और यह जो है इसका आकार गोल होता है ये, और यह बीच से जो है, ये देखिए बीच से जो है वो चपटा होता है। इसका आकार गोल होता है और यह बीच से चपटा होगा। और डब्ल्यूबीसी को भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये डब्ल्यूबीसी है, यह डब्ल्यूबीसी का जो है फिगर है। और यह जो है इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और अब मैं दिखा देता हूं प्लेटलेट्स किस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जो है प्लेटलेट्स है और इसका आकार भी लगभग गोल होता है, परंतु यह उत्तल लेंस की भांति होता है। यह जो है ये क्या है, तो यह प्लेटलेट्स है और इसका जो आकार है वो कैसा होता है, लगभग गोल होता है और उत्तल लेंस की भांति होता है। तो आइए अब समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अंतर, तीनों के बारे में अंतर समझ लेते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं आरबीसी के बारे में। इसका आकार मैंने क्या बताया, यह जो है इसका आकार जो है वो कैसा होगा, तो इसका आकार गोल होता है। इसका आकार क्या होगा, गोल होगा और बीच से जो है वो चपटा होता है। और ऊंचाई पर अगर जाया जाए, यानी ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ऊंचाई पर जाएगा तो इसका आकार जो होता है क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो घट जाती है, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाएगी और इसका आकार जो है वो बड़ा होने लगता है। और इसमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो इसमें लाइसोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और क्या होगा कि अगर आरबीसी की मृत्यु होती है तो यह सीधा स्प्लीन में चला जाता है। तो लाइसोसोम का क्या काम है कि मरे हुए को मतलब कि पचाना। तो यहाँ तो लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पचाने वाला आरबीसी को कोई नहीं है। आरबीसी अगर मर गया तो वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। और इसमें जो है केंद्रक जो है इसमें नहीं होता है,
इसमें क्या नहीं होगा, तो केंद्रक नहीं होता है। और केंद्रक नहीं है इसका मतलब कि इसमें डीएनए की जांच आरबीसी से नहीं कर सकते हैं। और आरबीसी की जो संख्या है पूरे रुधिराणु का कितना होता है, तो इसकी संख्या जो पूरे रुधिराणु का 95% होता है, लगभग लगभग 95% होता है। पूरे रुधिराणु का कितना होगा, तो 95%। और जैसे मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स का होता है कितना, 2 लाख, और WBC 10,000 है, तो लगभग लगभग 2.25 लाख मान लीजिए। और आरबीसी जो होता है वो लगभग 50 लाख अकेले होता है, तो लगभग लगभग 95% जो है पूरे रुधिराणु का होता है क्या, आरबीसी। और यह जो है देखिए ब्लड जो है, ब्लड में क्या होता है, तो ब्लड में जो है वो आरबीसी होता है। ब्लड में क्या होगा, आरबीसी होगा। और आरबीसी में जो है, आरबीसी में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है। और इसी आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है, न कि ब्लड की कमी से होता है। इसी के कमी से यानी लोहा की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। यानी लोहा अगर कमेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और हीमोग्लोबिन अगर कम बना तो आरबीसी कम बनेगा, आरबीसी कम बनेगा तो ब्लड कम हो जाएगा। यानी कि एनीमिया रोग जो है वो लोहा की कमी से होता है। तो कहीं कहीं देता है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो कहीं कहीं लोहा भी देता है, कहीं आरबीसी भी देता है, कहीं ब्लड भी देता है। अब देखते हैं WBC के बारे में। तो इसका आकार मैंने बताया था कि इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। और इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, इसमें जो है केंद्रक क्या होगा, उपस्थित रहता है। और इससे जो केंद्रक पाया जाएगा उसी से डीएनए की जांच कर सकते हैं। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया गया था, यानी इसमें आरबीसी से हम डीएनए का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और WBC में केंद्रक पाया जा रहा है, इसलिए इससे हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। और यह जो है WBC जो है वो क्या करेगा, तो रोगों से रक्षा करने का काम करेगा। हमारे शरीर में जो है WBC वो रोगों से रक्षा करता है। और WBC के कई प्रकार होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट हो गया, एंटीबॉडी हो गया, और मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, एसिनोफिल हो गया, बैसोफिल हो गया। लेकिन मेनली रूप से हम लोग जानते हैं कि WBC में 3 चीज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाएगा, तो लिम्फोसाइट रहता है, क्या रहता है, लिम्फोसाइट, एक तो रहता है लिम्फोसाइट, दूसरा रहता है एंटीबॉडी, और तीसरा रहता है मोनोसाइट। तो मेनली रूप से हम यही तीनों के बारे में जानेंगे। और होते तो न्यूट्रोफिल्स भी है, एसिनोफिल्स भी है, और बाइसोफिल्स भी होता है, लेकिन वो सब का उतना जरूरी नहीं है। मेनली रूप से यही 3 वो जरूरी है। तो लिम्फोसाइट जो है इसे टी सेल भी कहा जाता है, लिम्फोसाइट को टी सेल कहा जाता है। और एंटीबॉडी जो है यह क्या करता है, तो रक्षा करता है। किस चीज से रक्षा करेगा, तो रोगों से रक्षा करता है। और मोनोसाइट जो है यह बड़ा होता है। देखिए हमारे शरीर में कोई वायरस अगर घुस गया, मान लीजिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करना चाह रहा है, तो सबसे पहले जो है वो WBC के अंदर सबसे पहले जो है वो बीमारियों को पहचानने का या वायरस को पहचानने का काम कौन करेगा, तो वो एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी सबसे पहले उसको पहचान लेगा कि वह वायरस आ रहा है, तो उसको एंटीबॉडी जो है वो किसे जाकर कहेगा, तो वो कहता है लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट क्या करेगा कि बीमारियों को मारने का काम करता है। यानी पहचाना कौन, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी पहचान के किसको सूचना दिया, लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट जो है उस वायरस को मार देता है, और उस मरे हुए कीटाणु को यानी वायरस को पचाने या खाने का काम कौन कर जाएगा, तो वो मोनोसाइट करता है, खा पी के उसको पचा देता है। और HIV में देखिए क्या होता है कि HIV में जो है वो यही मोनोसाइट जो है, सॉरी लिम्फोसाइट जो है वो खुद मर जाता है, तो इसलिए HIV ठीक नहीं होता जल्दी। अब आइए देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इसका आकार भी मैंने बताया था कि गोल होता है, लगभग लगभग गोल होता है, पूरा गोल नहीं होता है, लगभग लगभग गोल होता है। और यह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। किस लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति, सॉरी उत्तल लेंस की भांति काम नहीं करता है, उत्तल लेंस की भांति दिखता है। और इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा।
केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। और यह क्या करेगा, तो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। डेंगू में यही जो है प्लेटलेट्स वह क्या होता है, तो घट जाता है। डेंगू में क्या होगा, डेंगू में यही प्लेटलेट्स जो है क्या होगा, घट जाता है, तभी डेंगू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर डीएनए की जांच करनी हो तो जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसी से हम डीएनए की जांच कर सकते हैं। तो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो इससे आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें भी डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इससे हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।